हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति और उसी का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। बोलता है नीचे कुछ कथन दिया हुआ है, ठीक है, और वो सत्य है या असत्य वो बताना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और सत्य है या असत्य जो भी तुम बोल रहे हो उसका कारण भी बताना पड़ेगा कि क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, देखो यहां पे तुम लोग समझना, ये जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या ये दो तरह का होता है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या में तुम जानते हो कि कौन कौन सी संख्या आती है, जो वो सारी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या जो पहले से पी वाई क्यू के रूप में है। ठीक है, तो सबके सब परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या में जितने भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 हुआ, 3, 5, 7, इस तरह की जो संख्या है और वो रूट में होगा। ठीक है, √2, √3, √5। ठीक है, तो इस तरह की जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और एक वो संख्या जिसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं, जो वे संख्या जो रिपीट नहीं होता है, जैसे इस तरह का संख्या मान लो कि 3.210। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 इस तरह से इस तरह का संख्या होगा। यानी इसमें देखोगे कि संख्या जो है ना रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है। ये संख्या में कुछ चेंजेस के साथ साथ वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं कुछ बेसिक बताया, इसका नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मैं बस यहाँ पे तुमको समझने के लिए मैं यहाँ पे बताया हूँ। अब देखो समझ में आ जाएगा तुमको अच्छा से। यहाँ पे है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी ये जितना भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सबके सब अपरिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है। और यहाँ तो बोल रहा है कि जितने भी अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सत्य। ठीक है, कॉमा डाल दो। और क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्याएं भी आती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो ओके डन। अब देखो सेकंड वाला हम लोग पढ़ते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे क्या बोला कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है ना √m के रूप का होगा, √m के रूप का होगा। अब जहां m एक प्राकृतिक संख्या, यहाँ ध्यान से तुम लोग समझो। संख्या रेखा जो होता है, तुम लोग इसका उदाहरण वाला वीडियो देखा होगा।
ठीक है। और संख्या रेखा पर जो है हम लोग, सही है कि यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ संख्या रेखा है, तो इस संख्या रेखा पे हम और नॉर्मल जो संख्याएं होती है जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं, और माइनस वाली भी संख्याएं होती है, और उसके साथ साथ रूट वाली संख्याओं को भी, जो ये √2 है, √3 है, √5 है, इसको भी हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन बोलता है कि ये संख्या रेखा का जो है ना प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। ये सत्य है या असत्य? चलो, ये रूट जैसे 2 है और ये रूट के अंदर में, ठीक है, इसको तुम दर्शाते हैं। अगर यहीं पे √3 है, ठीक है, चलो इसके हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं भी तो है, तो क्या ऋणात्मक जो संख्या है इसको अगर हम रूट के अंदर में रखते हैं तो इससे हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते, क्योंकि संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याओं को हम दर्शाते हैं, और जब ये रूट के अंदर में जो माइनस लगा हुआ है ना, ये वास्तविक नहीं काल्पनिक संख्या हो जाता है। कौन सा संख्या? काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो इसीलिए ये कथन तो असत्य है। तो यहां पे हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि यहां पे दे देते हैं रूट के अंदर में -3 एक काल्पनिक संख्या है, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, बहुत अच्छा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या में देखो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ रहा है, तो बोलता है प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी इस दोनों संख्याओं का संग्रह एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ये कहीं से भी सत्य नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है ना में सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या भी आती है। समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है अपरिमेय संख्या भी होगा, उसमें परिमेय संख्या भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं असत्य, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं भी आती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और नहीं तो इसको ना तुम लोग लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है यार, बहुत आसान। देख, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, चलो बताते हैं क्या ये बोलना चाह रहा है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं क्या, जैसे √2 है या √3 है, √4 है, √5 है, √1 मैं 9 ले लेता हूँ। ठीक है, देखो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
तो यहाँ पे देखो बोलता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, ये मैं धनात्मक पूर्णांक ले लिया हूँ, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका वर्गमूल देखो, इसका वर्गमूल तो पॉइंट में ही आएगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो क्या बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम क्या किए कि कुछ धनात्मक पूर्णांक को ले लिए, ठीक है, और उसको रूट में डाल दिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे √2 का वर्गमूल क्या होगा, पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए √2 ही रख दिए, यहाँ पे √3 ही रहने दो, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे √5 ही रहने दो, और इसका हो जाएगा 3। जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो तुम लोग समझना। ये मैं कुछ एग्जाम्पल ले लिया हूँ। अब देखो, ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे बोला कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। आंसर में नहीं, क्योंकि देखो कुछ धनात्मक है जिसका परिमेय भी होता है, ठीक है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो इसमें देखो, ये है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है न सिर्फ अपरिमेय ही नहीं होगा, परिमेय संख्या भी होगा, ठीक है। तो उसका उदाहरण देने के लिए दिया था तो 2 दे दिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम लोग ये करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको तुम लोग ना पेशेंस से समझना थोड़ा सा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लेना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। देखो, मैं इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा से समझाया था, ठीक है। और वो समझाया ये था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, पहले तुम लोग उसको गौर से देखते रहना, ठीक है। मैं उसके बारे में बोलूँगा बाद में। दो है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो तुम लोग जरूर समझना, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, इस तरह का जो भी संख्या होगा और उसको बोलेगा संख्या रेखा को निरूपित करो, तो तुम लोग आसानी से निरूपित कर लोगे, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से देखना कि मैं बोलने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या ये 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब ये कोई ऐसा संख्या है जिसका हम वर्ग करने पे ये संख्याएं आएगा। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे इन संख्याओं को रूट में डाल के बोलता है संख्या पे निरूपित करो, तो हम वो कुछ संख्याएं लेंगे। अब जैसे 2 को हमको ना 2 को इस तरह से लिखना है, पूर्ण वर्ग संख्या में लिखना है। हम 2 संख्याओं या 3 संख्या हो उसको हम ऐड करके लिखेंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या में लिखेंगे। जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो 2 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, ठीक है। इसमें से तो 1 ही ले सकते हैं, 4 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, हम 1 + 1 ले सकते हैं ना, 2 हो जाएगा। 3 को कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है तो 1 को ही 3 बार रिपीट कर सकते हैं। चलो 5 को क्या ले सकते हैं, 4, ठीक है। और कोशिश करना कि ये जो हम संख्या 5 को जो हम लिख रहे हैं,
या 6 को लिखेंगे तो कम से कम संख्याएं का यूज करें, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ पे बोलोगे कि हम 5 बार 1 ले लेंगे, नहीं 5 बार 1 नहीं लेना, एक 4 तो ले सकते हैं ना पूर्ण वर्ग का, और प्लस 1 ये ले सकते हैं, यानी 5 6 है तो 6 को हम 1 बार 4 ले लेते हैं और 2 बार 1 ले लेते हैं। 7 को इसी तरह 1 बार 4 ले लेते हैं और 3 बार 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसका लिखने का क्या मकसद क्या है। जैसे 2 है तो 2 को लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 को √2 में बोलेगा लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। इसका भी सबका स्क्वायर होगा। 5 का मैं बता रहा हूँ, देखो √5 को अगर बोलेगा लिखने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है तो इसको किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये जो 4 प्लस 1 है इसको हम किस तरह से लिखे, स्क्वायर में लिखे, 2 दूनी 4 हो गया ये, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यानी 5 हो जाएगा। तो इस चीज को हम कहने का मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस चीज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे तो यहाँ पे ना ये जो है ना आधार लेंगे, ये जो 2 स्क्वायर में आया है इसको हम आधार लेंगे। आधार कितना लेंगे, आधार यहीं पे लिखते हैं नीचे में जल्दी से, आधार 2 ले लेंगे, और ये जो 1 है ना इसको हम लंब मानेंगे, लंब 1। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास आ गया कि क्या क्या लेना है, और वो हम ले लिए, आधार 2 लेना है, लंब 1 लेना है। बाकी ये करने के बाद अपने आप √5 जो है ना निरूपित हो जाएगा संख्या रेखा पे। मैं एक स्केल तैयार किया हूँ, बहुत ही मेड इन इंडिया है, बहुत ही जबरदस्त स्केल है। ठीक है, ताकि तुम लोग को बड़ा बड़ा दिखे। इसको यूनिट मानना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, चलो एक लाइन पहले हम लोग खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बिना समय गवाए हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये आधार क्या बोलता है, 2 यूनिट है ना, तो पहले हमको तुमको पता है कि इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ना यहाँ पे सेम बराबर दूरी पे इसको कट लगाना होता है पहले। ऐसे यहाँ से 1 यूनिट हो गया, सॉरी ये मिट रहा है, अच्छा यहाँ से चलो मैं यहाँ पे एक के जगह पे 1 यूनिट, 2 के जगह पे 2, 3 के जगह पे 3 लेता हूँ, 4 के जगह पे 4 लेता हूँ। चलो इतना कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लगाया था ये, और यहाँ पे ये 0 रहने दो, ये 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 रहने दो और 4 रहने दो। आगे बात समझ में, पहले लिखो। अब आधार कितना लेना है, 2 लेना है, तो इसमें आधार 2 लेना है, तो तुम लोग को पता है कि नीचे वाला आधार होता है, बेस होता है, तो 2 यूनिट मान रहा है इसको, 2 यूनिट। ठीक है, चलो तो 2 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो जाएगा, तो हम ना एक लाइन यहाँ से यहाँ स्केल के माध्यम से खींचना, और पेंसिल का यूज करना, तुम लोग एग्जाम में पेन का यूज नहीं करना। ये 2 यूनिट ले लिए। अब देख लंब कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट लेने के लिए तुम लोग को मैं बताया हूँ कि इस जगह पे एक समकोण ड्रॉ करेंगे, समकोण खींचेंगे, इस यहाँ पर समकोण बनाएंगे, तो उसके लिए एक चांद होता है इस तरह का, डी जिसको बोलते हो, और ये वाला पार्ट जो है ना इधर रखना, और ये वाला जो पार्ट है इस पे रखना, यानी ये यहाँ पे आना चाहिए ये। और इस तरह से क्या होगा कि इसके ठीक सामने में, सामने कहीं पे पॉइंट ये वाला ये मिला के यहाँ पे इसे पॉइंट दे देना, और ये पॉइंट जहाँ भी आएगा, ठीक है, जहाँ भी आएगा, मान लो है यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इसके ठीक सामने, और एक लाइन ऐसे करके खींच देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लंब तो 1 यूनिट है, तो हम 1 यूनिट यहाँ पे माप लेते हैं कि 1 यूनिट है यहाँ पे, तो 1 यूनिट, चलो यहीं से यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होगा, तो हम क्या किया कि यहाँ पे ऐसे करके कट लगाएंगे। ठीक है, और ये कट लगाने के बाद अब इसका और इस 0 से इसको हम मिला देंगे। ठीक है, चलो यहाँ से हम मिला देंगे। ध्यान रखना
ये हम टोटल लिए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक लिए हैं 2 यूनिट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 है, 2 यूनिट है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, कितना है 1 यूनिट है। अब ये जो है ना, ये जो लाइन आया है ये ऑटोमेटिक रूट 5 है। अब बोलोगे कैसे, तो मैं अभी बताऊंगा कैसे आया है रूट 5। देख तुम क्या करना कि ये तो 5 है रूट, लेकिन बोलता है संख्या रेखा पर निरूपित करना है रूट 5 को। तो संख्या रेखा तो ये है हमारा, तो इसमें हमको निरूपित करने के लिए क्या करना है कि जो चाप होता है वो कंपास होता है प्रकार, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे नोक वाले, और पेंसिल वाले जो है पेंसिल वाला यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक रख के एकदम फिक्स करके, और इसको हम यहाँ से ऐसे करके घुमाएंगे। तो इसको घुमाने के बाद मान लो कि ये यहाँ पे रखा हुआ, ये घूम के यहाँ पे है, कहाँ पे, ये घूम के यहाँ पे काटा। तो हमारा जो होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ना, वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस क्या होगा, रूट 5 होगा, ठीक है। अब देखो, अब बोलो कि रूट 5 यहाँ पे आया, और ये रूट 5 कैसे है, तो मैं दिखा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय याद होगा तुम लोगों को, पाइथागोरस प्रमेय, उसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर, चलो आधार पहले लिख देता हूँ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आधार कितना लिए थे 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस लंब कितना लिए थे 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। अब 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 का स्क्वायर, इसी तरह 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5। लेकिन यहाँ जो कर्ण स्क्वायर में लगा हुआ है, कर्ण स्क्वायर, इसमें से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे जो है ये रूट में आ जाएगा, और ये दर्शाता है कि ये कर्ण बराबर कितना है रूट 5, तो ये रूट 5 आ गया।